करती है, पर एक्सीडेंट के बाद से जॉय अपनी तीसरी टांग की ताकत भी खो चुका था। इसलिए चमकीली की लाख कोशिश के बाद भी जॉय का हथियार तैनात नहीं हो पाता और चमकीली आज भी प्यासी ही रह गई थी। अगले दिन चमकीली वापस से नदी के पास जाकर कपड़े धोने लगती है। तभी गाँव में एक नया लड़का घूमने के लिए आता है। इस लड़के का नाम पप्पू बदनाम था। पप्पू बदनाम भी चमकीली के पास आकर उससे काली गुफा का रास्ता पूछता है, तो चमकीली उसे काली गुफा का रास्ता बताकर उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ अकेले घूमने आए हो? तो पप्पू बदनाम बताता है कि मेरी कोई प्रेमिका नहीं है, इसलिए मैं अकेला ही यहाँ घूमने आया हूँ। ये कहकर पप्पू बदनाम चमकीली को चोकोबार देता है। चोकोबार चमकीली को बहुत अच्छी लगी थी। पप्पू बदनाम रास्ता पूछकर काली गुफा की तरफ जाने लगा था, तो चमकीली भी उसके साथ जाने लगती है, क्योंकि चमकीली का घर भी उसी तरफ था जिधर पप्पू बदनाम जा रहा था। इसलिए दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगे थे। थोड़ी देर चलने के बाद अचानक चमकीली के पैर में मोच आ जाती है, जिससे पप्पू बदनाम चमकीली को संभालता है और जल्दी जल्दी वो चमकीली को मोच को सही करने लगा। पप्पू बदनाम के छूते ही चमकीली के अंदर की आग जल उठी थी, इसलिए वो पप्पू बदनाम को खाता खुलवाने वाले इशारे करने लगी। पप्पू बदनाम भी मौका देखकर चमकीली की गुफा में ताबड़तोड़ फायरिंग करने लग जाता है। चमकीली अपनी प्यास बुझाकर अपने घर आ जाती है। अगली सुबह चमकीली अपने घर के बाहर किसी से बात कर रही थी, तभी वहाँ पप्पू बदनाम भाग कर आता है। चमकीली पप्पू बदनाम से पूछती है कि तुम मेरे घर तक कैसे आए जबकि तुम्हें तो मेरे घर का पता भी मालूम नहीं है। तो पप्पू बदनाम बताता है कि हम आशिक है, बेबी किसी के घर का पता और पसंद आई हुई लड़की की इंस्टाग्राम आईडी पता लोग से भी निकाल लेते हैं। शायरी सुनकर चमकीली पप्पू बदनाम को बताती है कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक शादीशुदा कन्या हूँ और मेरा पति अभी घर पे है। ये सुनते ही पप्पू बदनाम ढीला पड़ गया। चमकीली उसे ये भी बताती है कि मेरा पति चल नहीं सकता और वो घर पर ही रहता है। ये सुनकर पप्पू बदनाम चमकीली से कहता है कि मैं अपने शहर में डॉक्टर हूँ और लोगों की थेरेपी करके उनका इलाज करता हूँ, शायद मैं तुम्हारे पति की भी चलने में हेल्प कर सकूँ। इसके बाद चमकीली पप्पू बदनाम को अपने घर के अंदर लेकर गई और अपने पति जॉय से मिलवाती है। चमकीली अपने पति को बताती है कि पप्पू हमारे गाँव में घूमने के लिए आया ही और ये डॉक्टर है, इसलिए गाँव वालों ने इसको हमारे घर भेजा ताकि ये तुम्हारा इलाज कर सके। बैंचो चमकीली तो तोप की दीवानी निकली, इसने तो अपने पति का ही झूठ बोल दिया। पप्पू बदनाम जॉय से उसका हाल चाल पूछकर उसकी टांग का एक्सरे देखता है, तो पप्पू जॉय से उस एक्सीडेंट बारे में पूछने लगा। जॉय उसे बताता है कि मैं एक पेड़ से गिर गया था। इतना सुनने के बाद पप्पू बदनाम जॉय की टांग को चेक करने लगता है और जॉय से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम एकदम सही हो जाओगे। इसके बाद चमकीली पप्पू बदनाम को बाहर छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ पप्पू बदनाम चमकीली को बताता है कि मैं कल से ही तुम्हारे पति की थेरेपी शुरू कर दूंगा और तुमसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। हाँ बेटे, तू क्यों पैसे लेगा, तू चमकीली की जो ले रहा है। वह घूमते घूमते पप्पू बदनाम चमकीली को अपने टेंट के पास लेकर आ गया था। बातें करते करते एक बार फिर पप्पू बदनाम चमकीली की गुफा में धमाके करने लग जाता है। चू भी झाड़ियों में छुपकर इन दोनों के कारनामों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है। अगले दिन पप्पू बदनाम चमकीली के घर जाकर जॉय की थेरेपी शुरू कर देता है। चमकीली भी पप्पू के पास ही खड़ी थी। जब भी मौका मिलता वो अपने तरबूजों को पप्पू के रगड़ रही थी। बेचारे जॉय ने दर्द की वजह से दूसरी साइड मुंह कर रखा था, उसी का फायदा उठाकर चमकीली बार बार पप्पू के गुलके कर रही थी। थेरेपी पूरी होने के बाद चमकीली कपड़े धोने के लिए नदी पर जाकर अपना काम करने लगती है। इसी बीच वहाँ चू आता है। चू आते ही चमकीली की वो वीडियो दिखाता है जिसमें चमकीली पप्पू बदनाम के साथ मजे कर रही थी। वीडियो देखकर चमकीली चू पर गुस्सा करने लगी थी, पर चू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमको तो बस पानी निकालने से मतलब है। चू चमकीली को कहता है कि चुपचाप से तुम मुझसे अपनी गुफा में धमाके करवा लो, नहीं तो ये वीडियो में तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। इससे चमकीली बहुत डर गई थी। वो चू को समझाती है कि ऐसा करना सही नहीं है, लेकिन चू वीडियो दिखाने का रोप दिखाकर चमकीली के साथ गुफा में धमाके करने लगता है। चू ने एक लाचार लड़की का फायदा उठाया था, इसलिए बेचारी चमकीली को पूरी रात भर नींद भी आती। अगली सुबह पप्पू बदनाम फिर से आकर जॉय की थेरेपी करने लगता है। पप्पू बदनाम को थेरेपी ने जॉय के ऊपर असर दिखाना शुरू कर दिया था, जिससे वो अब धीरे धीरे चल सकता था। थेरेपी के बाद पप्पू बदनाम जॉय को आराम करने के लिए भेज देता है और खुद चमकीली से बातें करने लगता है। बातें करते करते दोनों का वही माहौल बन गया था, इसलिए ये दोनों घर के बाहर ही एक दूसरे की गुफा में बम फोड़ने लग जाते हैं। रात को जॉय चमकीली से बात करने की ट्राई करता है, बट चमकीली को चैन की नींद सोता देख वो उसे परेशान नहीं करता। अगली सुबह पप्पू बदनाम आकर फिर से जॉय की थेरेपी करने लगा। पप्पू के इलाज से जॉय चलने तो लगा था, लेकिन वो फिर भी खुश नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद रात को चमकीली पप्पू बदनाम के साथ उसके टेंट में थी, जहाँ पप्पू बदनाम चमकीली से पूछता है कि तुम्हारे पति के सही हो जाने के बाद हम दोनों की गुफा का क्या होगा। तो चमकीली पप्पू को बताती है कि तुम टेंशन मत लो, वैसे भी मेरे पति की तीसरी टांग काम नहीं करती और जब भी तुम मेरे गाँव में घूमने के लिए आया करोगे तब मैं तुमसे ही अपनी गुफा में धमाके करवाया करूंगी। पप्पू बदनाम को चमकीली से प्यार हो गया था और उसकी गुफा भी काफी रसीली थी, इसलिए वो चमकीली को अपने साथ शहर लेकर जाना चाहता था। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ चू आ जाता है, जो कि पूरी तरह टल्ली था। चू आते ही चमकीली और पप्पू बदनाम को भला बुरा कहने लगता है और उनसे कहता है कि मेरे पास तुम दोनों के मजे करते हुए का वीडियो है। लेकिन पप्पू बदनाम को चू की बातों पर विश्वास नहीं होता, तो चू उन दोनों को बनाया हुआ वीडियो दिखाता है, क्योंकि चू वापस से चमकीली की रसीली गुफा में धमाके करना चाहता था, वो भी पप्पू बदनाम के सामने ही। लेकिन चमकीली चू को अपनी गुफा में धमाके करने से साफ साफ मना कर देती, क्योंकि चू ने पहले भी जबरदस्ती उसकी गुफा खोद डाली थी। चमकीली के मना करने से चू को गुस्सा आ जाता है, जिससे वो अपनी गन निकालकर दोनों को डराने लगता है। चू पप्पू बदनाम को साइड में जाने को कहकर चमकीली से अपने कपड़े उतारने की बोलता है। चू के हाथ में गन देखकर चमकीली भी अपने कपड़े उतारने लगी। चू चमकीली के बड़े बड़े तरबूज देखकर उसके ऊपर टूट पड़ता है। पप्पू बदनाम भी साइड में खड़ा होकर ये सब नजारा देख रहा था। वो चमकीली की हेल्प तो करना चाहता था, लेकिन चू की गन देखकर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। चू अपना काम कर ही रहा था कि तभी पीछे से कोई आकर चू को मार देता है। चू को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जॉय ही था। जॉय चमकीली का पीछा करते हुए यहाँ तक आया था, क्योंकि जॉय को पता चल गया था कि पप्पू बदनाम और चमकीली का चक्कर चल रहा है। दरअसल जॉय ने पप्पू बदनाम और चमकीली को देख लिया था जब वो दोनों घर के बाहर ही एक दूसरे की गुफा में धमाके कर रहे थे। जॉय उन्हें रोकना तो चाहता था, लेकिन बेचारे जॉय की तीसरी टांग काम नहीं कर रही थी और चमकीली पप्पू बदनाम से खुशी खुशी अपनी गुफा खुदवा रही थी। बट में मेरी चमकीली डार्लिंग की खुशी के लिए चुप था। अगली सुबह पप्पू बदनाम अपने घर जा रहा था। जाने से पहले वो जॉय से माफी मांगता है, क्योंकि उसने उसकी पत्नी की गुफा में धमाके किए थे। जॉय गुस्सा तो बहुत था, लेकिन वो जॉय से कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से चलने लगा हूँ, इसलिए तुम्हें जाने दे रहा हूँ और आज के बाद हमारे गाँव में मत आना। इसके बाद पप्पू बदनाम जॉय को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर चमकीली अपने पति को थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसने उनकी रासलीला को माफ कर दिया था और अब तो जॉय के चलने की
वजह से उसकी तीसरी टांग भी काम करने लगी थी। इसलिए जॉय अब जोरदार तरीके से चमकीली की गर्मी बाहर निकालता है ताकि अब वो किसी और के पास ना जा सके और यही इस